नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी ज़्यादा बातें बनाने वाली ननद को सिखाया सबक। दीपा सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसका एक छोटा भाई था और उसके पिता ने एक कपड़े की दुकान खोल रखी थी। इसी से उनका घर खर्चा चलता था। दीपा नर्सिंग कोर्स कर रही थी। उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने, इसलिए डॉक्टर बनने के लिए खूब मेहनत कर रही थी। एक दिन उसके मामा अपनी बहन के घर दूर के रिश्तेदार के यहाँ से दीपा के लिए रिश्ता लेकर आए और बोले, देखो साले साहब, बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता है, अच्छे खाते पीते लोग हैं, अपने पास ही गांव के जमींदार का लड़का है, सुंदर और पढ़ा लिखा भी। उसकी एक बड़ी बहन है जो शादीशुदा है, छोटा सा परिवार है। लड़के के माता पिता का भी स्वभाव बहुत अच्छा है। अच्छा घर और अच्छा वर देकर दीपा के पिता ने रिश्ते की सहमति दे दी। दीपा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता पिछले 2 साल से उसके लिए लड़का देख रहे थे। उसके पिता चाहते थे कि समय रहते ही अपने हाथों से बेटी को विदा कर दे, फिर अपने घर बेटे की भी शादी करनी थी। दीपा के पिता को कैंसर था, इसलिए वे दोनों बच्चों की जल्दी ही अपने हाथों से शादी करना चाहते थे। दीपा ने अपने माता पिता की बात मान ली और शादी के लिए राजी हो गई। इसके बाद लड़के वाले भी दीपा को देखने आए। लड़के वालों को भी दीपा पसंद आ गई। लड़के वालों की बात सुनकर दीपा के पिता को भले इंसान लगे। अगले साल शादी का शुभ मुहूर्त निकला। दीपा के पिता अपनी बेटी को हैसियत से ज़्यादा हर चीज़ देना चाहते थे, जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं। दीपा की माँ और दीपा ने मिलकर शादी की सारी लिस्ट बनाई और शादी की खरीदारी शुरू कर दी। तय मुहूर्त पर राजीव और दीपा की शादी हुई। वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आ गई। उसके पिता ने अपने सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था। हालांकि राजीव के माता पिता की तरफ से कोई डिमांड भी नहीं रखी गई थी, पर जैसा दस्तूर है वैसे ही दीपा के घर वालों ने भी उसके साथ काफ़ी सामान भेजा था। दीपा की सास शांति जी नाम के अनुसार एकदम शांत महिला थी। दीपा को हमेशा अपनी बेटी रिंकू की तरह ही रखती थी। उन्होंने कभी भी अपनी बहू को किसी काम के लिए नहीं टोका था। इधर दीपा भी अपनी सास ससुर की खूब सेवा करती थी और घर का काम भी अकेले ही कर लेती थी। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। राजीव की बड़ी बहन रिंकू अपनी भाभी के साथ मिलकर खुश नहीं थी, क्योंकि रिंकू का स्वभाव घमंडी और लालची था। शादीशुदा होने के बावजूद भी ससुराल को छोड़कर अपने मायके में ही रहती थी। एक मौका नहीं छोड़ती थी अपनी भाभी को परेशान करने का। दिन बीतते जा रहे थे। सभी रिश्तेदारों को दीपा की सास सबके सामने अपनी बहू की खूब तारीफ करती। दीपा भी बड़ी प्यारी। उसने सबके दिलों में कुछ ही दिनों में अपने लिए जगह बना ली थी। सब उससे बहुत खुश थे। उसकी शादी को लगभग 6 महीने हो चुके थे। सब लोग दीपा की बहुत बड़ाई करते थे। इससे रिंकू को भी भाभी से जलन होने लगी। एक दिन दोपहर को दीपा को बहुत तेज बुखार हो गया। सारा शरीर बुखार से तप रहा था, तो शांति जी ने दीपा को लेटने के लिए कह दिया और शांति जी घर का सारा काम करने लगी। तभी रिंकू आई। भाभी को सोया हुआ देखकर रिंकू, मम्मी यह क्या, तुम काम कर रही हो? भाभी अंदर क्यों लेटी हुई है? अरे रिंकू, तेरी भाभी को बहुत तेज बुखार हो गया है। सारा शरीर बुखार से तप रहा है। थोड़ी देर सोएगी तो ठीक हो जाएगा। भाभी का तो रोज की नाटक है बीमार होने का। अच्छा बहाना ढूंढा है भाभी। बस यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कितने दिनों से, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। तुमने तो उसे सिर पर चढ़ाने की सारी हदें पार कर दी है।
अच्छा लगता है वह अंदर आराम करे और तुम रसोई में खटकती रहो। यह कौन सा खूब सारा दहेज लेकर आई है जो महारानी आराम फरमा रही है। 4 डिब्बी लेकर आई थी अपने घर से, भूल गई क्या? सारी बिरादरी में नाक कटवा कर रख दी थी। रिंकू बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो? अच्छा खासा सामान दिया था उसके पिता ने, सब कुछ बहुत अच्छा किया था, सारा इंतजाम भी कितना अच्छा था। और हमें क्या चाहिए? सब कुछ तो भगवान का दिया है हमारे पास, इसमें दहेज की बात कहाँ से आ गई? सच में आज उसकी तबीयत खराब है तो एक दिन में काम कर लूं तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? शांति जी बोली। हाँ हाँ, तुम अपनी बहू की पैरवी करती रहो। दीपा यह सारी बात अंदर सुन रही थी। बड़े दिनों से ही ननद की बातों को नजरअंदाज करती जा रही थी, पर अब उसके पिता के लिए जो शब्द बोले गए थे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका खून खोल उठा। बाहर आकर उसने बहुत ही विनम्र शब्दों से बोली, रिंकू दीदी, मेरे पिता ने तो बहुत सा खजाना मुझे नहीं दिया था, पर हाँ एक कीमती सामान मुझे मेरे पिता ने साथ दिया है और वह है संस्कारों का खजाना। अपने संस्कारों की वजह से मैं अपने ससुराल में सबकी चहेती हूँ, यह तो आप भी जान गई होगी। और इन्हीं संस्कारों की वजह से इतने दिनों से मैं आपके द्वारा किए हुए अत्याचार भी सह रही हूँ। और साथ ही साथ मेरे पिता ने एक बात यह भी समझाई थी कि अगर कोई अन्याय हो रहा हो तो उसके लिए कभी चुप मत बैठना। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि कृपया कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार जरूर सोच ले। देख लिया ना मम्मी अपनी बहू को कैसे चटर पटर बोल रही है, इसकी औकात ही क्या है इस घर में? दीपा बोली, औकात की बात तो आप मत कीजिए दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप जो यह दहेज की बात कर रही हैं, मेरे पिताजी की तो हम 2 संतान हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपना सारा खजाना नहीं दिया, लेकिन आपके तो इकलौती बेटी है और मैंने सुना है उसके ससुराल वालों ने उसे मायके में रहने के लिए छोड़ दिया है। दीदी आपने तो अपनी बेटी को पूरा खजाना नहीं दिया, एक ही तो बेटी है आपकी। दीदी आप तो अपना ससुराल छोड़कर मायके में बैठी हो, 4-5 साल हो गए हैं ससुराल गए हुए। आपने अपनी बेटी को खूब दहेज दिया, लेकिन संस्कार देना भूल गई। आप अपनी बेटी को हमेशा यही कहती रही कि उसे किसी भी बात पर ससुराल वालों की बातों पर एडजस्ट नहीं करना चाहिए। दिन रात आप अपनी बेटी के कान भरती रहती और शायद इसी वजह से आपकी बेटी को उनके ससुराल वाले वापस छोड़कर गए थे। आपके स्वभाव के कारण आपने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि उसके ससुराल वाले ज़्यादा अमीर नहीं थे। आपने पैसे के लालच में दीदी आपने अपनी बेटी का भविष्य खराब कर दिया। अब हमारे घर आग लगाने आ गई हो, अभी सुधर जाइए, नहीं तो फिर आगे आपको पछताना होगा। यह सब बातें सुनकर रिंकू का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। सच्चाई सामने आते ही सारी अकड़ निकल गई और वो चुपचाप बैठ गई। दीपा अपनी ननद से बोली, दीदी अगर आपको मेरी बात गलत लगी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। भाभी तुमने तो मुझे सच्चाई का आईना दिखा दिया। सच में किसी की बेटी के लिए ऐसे शब्द बोलना किसी को शोभा नहीं देते। और बेटियां अपने मायके से संस्कारों का खजाना लेकर आए तो वो सबसे बड़ा दहेज और दौलत है। मेरी सोच पैसों के लालच में शायद भटकी हुई थी, पर तेरे शब्दों में मुझे सच्चाई का आईना दिखा दिया। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं दीदी आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? सही कहा भाभी, लेकिन अभी मुझे अपने ससुराल जाना है
कई दिन हो गए मायके में रहते। शायद मेरे इसी रवैये ने ही मेरी बेटी का घर नहीं बसने दिया। मैं आज ही अपने और बेटी के ससुराल जाऊंगी, अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगूंगी। और आगे बढ़कर रिंकू ने अपनी भाभी को गले लगा लिया। यह देखकर पास में खड़ी शांति जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जो वह इतने सालों में नहीं कर पाई, उसकी बहू ने एक दिन में कर दिखाया था। कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, खासकर दहेज की बात को लेकर तो यह बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसे चाहे कितना भी मिटाने की कोशिश की गई हो, पर आज भी वह दानव की भांति अपना मुंह फैलाकर खड़ा है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।